स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है बायोडायवर्सिटी के बारे में, यानी कि जैव विविधता के बारे में। इसमें भी हम ऑलरेडी कुछ सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे के सब टॉपिक्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा बायोडायवर्सिटी है यानी जैव विविधता है। उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारक क्या हैं। ठीक है, किस वजह से, क्या क्या कारक है जिसकी वजह से जो हमारी बायोडायवर्सिटी है वो दिन प्रतिदिन जो है वो लॉस होती जा रही है। फ्लोरा हो चाहे फौना हो, दोनों के नंबर्स एंड दोनों की वैरायटीज बहुत कम होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। तो जानेंगे कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या मैंने बताया था आपको? एक चीज बताई थी, इविल क्वार्टेट। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको इविल क्वार्टेट नाम की एक चीज बताई थी। इविल क्वार्टेट वो 4 मेन कारण होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। ठीक है, वो इविल क्वार्टेट में आपको बता चुकी हूँ। एक है हैबिटेट लॉस, एक है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक है को एक्सटिंक्शन और एक है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। ठीक है, चारों चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। चारों चीजें बता चुकी हूँ और कुछ ये जो टॉपिक है इतना ये कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक भी है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको इविल क्वार्टेट बताए थे, उन इविल क्वार्टेट का यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, राइट। आवास ह्रास, जैसे कि इसे हैबिटेट लॉस कहते हैं। ठीक है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, विदेशी जातियों का पुनर्वास, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों का विलोपन, और वैश्विक तापन या प्रदूषण यानी कि आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इवल क्वार्टेट अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर उन्होंने इवल क्वार्टेट ना देकर ये वैश्विक तापन प्रदूषण एक ऐसे कारण दे दिया है। तो ये कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को डेंजर है, बायोडाइवर्सिटी हमारी डेंजर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली है, झूम खेती। ठीक है, झूम खेती क्या होती है? इसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट और जो ट्राइबल एरियाज है उसमें ज्यादा पॉपुलर है ये झूम कल्टीवेशन। ठीक है, अब झूम कल्टीवेशन होता क्या है? झूम कल्टीवेशन में एक तरीके का नॉन साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, अवैज्ञानिक तरीका है खेती करने का। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी एरिया में, ये कोई एरिया है, आपने यहाँ पर खेती की, पेड़ लगाए, खेती की, फिर आपने यहाँ पे फसल काट ली। काटने के बाद जो उसके डंठल बच जाते हैं, नीचे नीचे का थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा बच जाता है पेड़ का, उसको क्या करेंगे ये लोग? जला देते हैं। ठीक है, जलाने के बाद इन्हें लगता है कि जलाने के बाद जो राख होती है, राख में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, वो मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अ, कई बार लॉस होता है और कई बार ये खेती करने के लिए बड़े-बड़े फॉरेस्ट को भी जला देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ खेती करनी होती है। ठीक है, तो इससे क्या है, बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो जाता है और भूमि की जो उर्वरक शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है। ठीक है, ना कि इससे जैव विविधता में ह्रास होता है, और इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। राइट, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? यहाँ से हमने ये पढ़ा कि झूम कल्टीवेशन से भी हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे बर्ड्स के बारे में कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, बर्ड्स की संख्या में गिरावट हो रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बर्ड की पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है? क्योंकि देखिए हम बढ़ रहे हैं, हम इंसानों की, ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है। दैट मीन्स कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि पेड़ों को काटेंगे, वहां घर बनाएंगे। तो जब पेड़ों पे कौन रहता है? पक्षी रहते हैं। तो जब हम पेड़ों को काट कर वहां जगह खाली कर कर अपने लिए घर बना लेंगे, बिल्डिंग्स बना लेंगे, तो ये बर्ड्स कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि इनकी संख्या में गिरावट हो जाएगी, क्योंकि इनके हैबिटेट में लॉस हो रहा है। ठीक है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड, जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, मच्छर भगाने की दवा है,
ठीक है, डीडीटी जैसे आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो हैं, ठीक है, ये सब फूड चेन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो बर्ड्स का नंबर है वो अफेक्ट होता है और बर्ड्स के जो अंडे हैं वो समय से पहले फूट जाते हैं, हैचिंग जो है बिफोर टाइम हो जाती है और उनकी संख्या जो है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, ये एंथ्रोपोजेनिक कारण है, ठीक है, सब ह्यूमन मेड है, सब मानव जनित कारण है। चलिए, अब कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको साथ में क्वेश्चंस के साथ बताती चलूंगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं तो हमारा काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता के नाश का क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें चार जो है वो इविल क्वार्टेट उन्हें बोला जाता है। खैर, यहाँ पर हम ऑप्शंस के हिसाब से अपने आंसर पे जाएंगे। पहला है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, मतलब यहाँ हैबिटाट लॉस की बात हो रही है, तो ये एक कारण है। पर्यावरण प्रदूषण, भाई ये भी एक कारण है, हमने पढ़ा। और वनों का नाश, ये भी एक कारण है। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से सभी जो है वो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के कारण है। ठीक है, फैक्टर हैं जिससे जो अफेक्ट करते हैं बायोडायवर्सिटी को। नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक व आवासीय विनाश। देखिए, चारों ही कारण हैं। अत्यधिक दोहन का मतलब है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई, हमने इविल क्वार्टेट में ये भी पढ़ा था। ठीक है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, पॉल्यूशन और लॉस ऑफ हैबिटाट। देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो चारों ही कारण हैं और इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन ई दे नहीं रखा है कि एक से अधिक या एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे। तो देखिए, माना कि चारों कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़े, या और भी जो कारण पढ़े वो सारे ही कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण की बात करें तो वो क्या है, वो हम मानते हैं हैबिटाट लॉस को। ठीक है, हैबिटाट लॉस को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। ठीक है, तो हैबिटाट लॉस को हम यहाँ पे टिक करेंगे। हैबिटाट लॉस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि प्रदूषण हमने किया है, हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, विदेशी जातियां हम ना लाएं। ठीक है, और अत्यधिक दोहन ना करें, अपने अपनी इच्छा पे कंट्रोल करें। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक आवासीय विनाश, ये हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए घर बनाना तो इंसान की भी मजबूरी है। तो वो दूसरे का घर तोड़ के, यानी बर्ड्स का घर तोड़ के अपना घर बना लेता है, लेकिन क्या करे, वो भी उसकी मजबूरी है। तो इसका जो है, इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये ज्यादा बड़ी समस्या है। ठीक है, इसलिए हमने इसे टिक किया है। नेक्स्ट है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है, हालांकि सारे ही कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो हैबिटाट लॉस है, आवासीय विनाश है, वो मुख्य कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है, देख लेंगे आप। देखिए, यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन, कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं और यही इसका एक्सप्लेनेशन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि किन किन वजह से जो है बायोडायवर्सिटी लॉस हो सकती है। देखिए, वैश्विक तापन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, बिल्कुल इसकी वजह से हमारी जो बायोडायवर्सिटी है वो लॉस हो सकती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो आइस पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो लो टेम्परेचर पे एनिमल्स रहते हैं, या जो प्लांट्स की स्पीसीज रहती हैं, सर्वाइव करती हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। आवास का विखंडन तो हमें पता है कि ऑब्वियसली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट लॉस जिसे कहते हैं। विदेशी जाति का संक्रमण, जिसे हम इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शाकाहार को प्रोत्साहन, देखिए शाकाहार को प्रोत्साहन करने से कोई नुकसान तो होता नहीं है, तो 4 आपका बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 1, 2 और 3 आपका हो जाएगा, ये कारण है। और फोर्थ आपका कोई रीजन नहीं है बायोडायवर्सिटी लॉस का, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। देखिए, भूमंडलीय तापन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटाट लॉस हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण यानी इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज हो सकता है, लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं हो सकता है। तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, जबकि 4 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आप पीवाईक्यूज लगा के जाएंगे तो आपके 10 से 15, ये तो मैं बहुत कम कह रही हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा ही बल्कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है।
जैव और आपका जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इसमें अगर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2 से 3 आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो इनमें से कौन-सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर पारेतंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास यानी कि हैबिटाट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती और आरक्षित जीव मंडल बनाना। देखिए, मैंग्रोव और नम भूमि से क्यों लॉस होगा? आरक्षित करने से, कंजर्व करने से, ठीक है? क्यों उम, उम, आपका बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, इसमें तो इंक्रीज होगा। और हिमालय पे अगर अगम्य आवास हैबिटेट बनाएंगे हम, तो क्यों लॉस होगा? तो ये सब कारण तो नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विकास अगर हम विनाश करेंगे और अगर झूम खेती करेंगे, हमने पढ़ा है झूम कल्टीवेशन से नुकसान होता है, तो यस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो ये दोनों चीजें हैं, इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होगी। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि? तो क्यों घट रही है? शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है? नहीं भाई, शि, शिकार करने पर तो हमने बैन लगाया है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर हम उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से जो बर्ड्स के एग हैं वो बिफोर टाइम हैच हो रहे हैं, अंडे जो है वो फूट जा रहे हैं, इसकी वजह से पक्षी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? उनके रिप्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, बिल्कुल, हम अपना घर बनाने के चक्कर में उनका घर काट रहे हैं। और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, बिल्कुल। तो 2, 3 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो 1 तो आपका नहीं होगा, तो ये और ये तो गलत हो जाएगा। 2, 3 या 3, 4, तो तीनों ही आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पर 3, 4 को माना गया है, क्योंकि हालांकि अच्छा, सॉरी, ये जैविक यहाँ पर लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑर्गेनिक कीटनाशक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग हम कहाँ ही कर रहे हैं। ठीक है, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 2, 3 नहीं, 3, 4, सॉरी, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है। ये 3, 4, 3 और 4 करेक्ट होगा। यहाँ पर जैविक देखिएगा, जैविक मतलब आपका ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक कहाँ फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं? हम तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं ना। तो 3, 4 आपका करेक्ट होगा, बाकी दो 1, 2 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, हमें बताना है कि कौन सा जो कोड है वो सही होगा। तो असर्शन पढ़ेंगे पहले। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, बिल्कुल। क्यों पाई जाती हैं आपकी? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है? ऑप्टिमम है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब कि अनुकूल तापमान है। और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। रीजन ये दिया गया है कि तितलियां जो है वो कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बिल्कुल रीजन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा, राइट। ये आपका करेक्ट होगा, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। अब देखिए, तितलियां क्या है? तितलियां कोल्ड ब्लडेड आपका इंसेक्ट में आती हैं। ठीक है, इंसेक्ट में आती हैं। और इंसेक्ट किस फाइलम में आते हैं? इंसेक्ट आपका आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब जानिएगा कि एव्स यानी कि पक्षी और मैमल्स, मैमल्स क्या? जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आपके लोअर वर्टिब्रेट्स हों या आपके पाइसेस फिशेस हों, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो, वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके मैमल्स हैं और जो आपके एव्स हैं, वो क्या है? वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बाहर के तापमान के हिसाब से अपने बॉडी के तापमान को एडजस्ट कर लेते हैं कई हद तक। ठीक है, कई हद तक। और जो वार्म ब्लडेड है वो बाहर के तापमान के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इनके पास कुछ अडेप्टेशन होते हैं, जैसे बर्ड के पास अडेप्टेशन होते हैं, फेदर होते हैं, फैट लेयर होती है। अब ह्यूमन ह्यूमन को भगवान ने इतना दिमाग भाई दिया है कि आप स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं और अपने जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए तितली जो है एक अनियत तापी प्राणी है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड है, और इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों की सबसे ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जैसे कि ये फिश है, आप कहेंगे फिश तो नहीं स्वेटर पहनती है, तो फिश क्या कहती है करती है, जो इसका पानी है, ठीक है, जो समुद्र में जो पानी है, ठीक है, इस पानी अगर ये पानी गर्म है तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से मेंटेन कर लेती है, और अगर इस पानी का टेम्परेचर ठंडा है तो ये अपने आप को उस हिसाब से मतलब गर्म कर लेती है। गर्म की जरूरत होती है तो अपने आप को गर्म कर लेती है, ठंडे की जरूरत होती है तो ठंडा कर लेती है। ठीक है, तो बाहर के तापमान के हिसाब से जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जो तितलियां हैं वो ये नहीं कर पाती हैं, इसलिए बहुत कम तापमान होने की स्थिति में ये उड़ान नहीं भर पाती हैं। ठीक है, उड़ान नहीं भर पाती हैं। और देखिए मैंने बताया ना कि इनके इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। तो देखिए कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का मतलब समझ गए होंगे आप। कोल्ड ब्लड, देखिए तितली ने क्या कहा, तितली के बारे में यहाँ पे क्या बताया मैंने, तितली, जैसे कि आप तितली को यहाँ हमारे मान लीजिए इंडिया में तितली है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में एक तितली है, ठीक है, यहाँ पे एक तितली है, ये तितली है, ठीक है, ये तितली है, ये तितली यहाँ पे इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ अच्छे से रह रही है। अब इस तितली को हम उठाकर कहाँ ले गए, मान लीजिए ले गए हम आइसलैंड ले गए या यूरोप ले गए कहीं, ठीक है, अब वहां पे क्या है, तापमान बहुत ज्यादा कम है, टेम्परेचर कम है। अब तितली क्या है, तितली जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, और कोल्ड ब्लडेड जब जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ टेम्परेचर लो है तो इसके बॉडी के का भी जो टेम्परेचर होगा तितली के बॉडी का वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, और बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ये उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन अब इंसान है, आप यहाँ पे हम वार्म ब्लडेड का भी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, वार्म ब्लड का, तो वार्म में हम क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, ये इंडिया में एक इंसान रह रहा है, ठीक है, इसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसको हम ले गए कहाँ, यूरोप या आइसलैंड, वहां भी इसके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि आइसलैंड में अगर -6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो हम अपनी बॉडी का -6 कर लें, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, गर्म चीजें पीते हैं, खाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी ना बैलेंस कर पाते हैं, तो हम नहीं बदल पाते हैं अपना टेम्परेचर, जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो बाहर के टेम्परेचर के एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिक्कतें भी आती हैं और कुछ उनके लिए चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। तितली के रेफरेंस में यहाँ बात हुई है, तो तितली के रेफरेंस में ये जो है हो जाएगा कि तितली उड़ नहीं पाएगी, इसलिए तितली जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो देखिए सब संकट तो हर चीज से है, जलवायु परिवर्तन से है, प्रदूषण से है, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से है, लेकिन मैंने बताया था आपको हैबिटाट लॉस जो है वो मेजर कारण में आएगा। ठीक है, हैबिटाट लॉस जो है वो मेजर फैक्टर में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ठीक है, नहीं है, देखिए अर्बनाइजेशन है, ठीक है, अर्बनाइजेशन है, आगे के ऑप्शंस देख लेंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन से तो बिल्कुल ही होता है, ठीक है, और रोड्स जो, और यहाँ पर बंजर भूमि का वनीकरण है, कृषि का विस्तार है, और यहाँ पर ऑप्शन एक और क्या था, यहाँ पर ऑप्शन था सड़कों का विस्तार, बिल्कुल सड़कों का विस्तार करेंगे तो आप पेड़ जंगल काटेंगे तो ये भी होगा। नहीं है पूछ रहा है तो देखिए बंजर भूमि का वनीकरण करने से, पेड़ लगाने से थोड़ी ना बायोडायवर्सिटी लॉस होता है, पेड़ लगाने से तो बायोडायवर्सिटी और इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा एक बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल इस अगर ज्यादा प्रोडक्टिव होगा तो आपका बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा रिच होगी। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, जितनी ज्यादा आयु होगी, जितना ज्यादा लंबा स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा आपकी बायोडायवर्सिटी होगी।
ठीक है। मध्य व्यवधान, थोड़ा-सा मुझे मध्य व्यवधान का क्या मतलब होता है? ठीक है। मध्य व्यवधान का मतलब मुझे देखिए, व्यवधान का मतलब यही होगा कि कोई मतलब डिस्टर्बेंस, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस टाइप का, और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है? लेकिन देखिए, ये इंटरमीडिएट जो डिस्टर्बेंस है, पता नहीं वो किस टाइप की डिस्टर्बेंस है, ठीक है? अ, लेकिन आपका डिस्टर्बेंस जो है वो पॉजिटिव डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन पोषण स्तर की संख्या, अगर ट्रॉफिक लेवल की संख्या कम होगी, इनमें से अगर एक भी हमने हटा दिया, ठीक है? तो फिर आपका जो बायोडायवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज तो नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से डी आपका होना चाहिए, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन डी आपका होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से ये सब टॉपिक भी हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है जैव विविधता का संरक्षण, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, या टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन इसे हम बोलते हैं। चलिए, तो कंजर्वेशन देखेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी या टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, देखिए, कंजर्वेशन जो होता है, यानी कि जो संरक्षण होता है, वो कितने तरीके का होता है, सबसे पहले तो ये जानिए, ठीक है? जो कंजर्वेशन होता है, यानी कि जो संरक्षण होता है, वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक होता है स्वस्थानीय, एक होता है बाह्य स्थानीय या अपस्थानीय भी बोलते हैं इसको। स्वस्थानीय का मतलब होता है इन सिटू, ठीक है? और बाह्य स्थानीय का मतलब होता है एक्स सिटू, ठीक है? इन सिटू का क्या मतलब है, ये समझिए। देखिए, ये एक एरिया है, ठीक है? ये एक एरिया है, ठीक? पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ के पढ़ लीजिए तो जीवन में भूलेंगे नहीं कभी। और अगर मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन करा दूंगी, तो क्वेश्चन पे करा रही हूँ ऐसा नहीं है, तो फिर आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। इन सीटू का मतलब है, जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पर कोई एक, बहुत सारे प्लांट हैं, स्पीसीज, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स हैं। अब हमने क्या किया कि इनको कहीं और न ले जाके इसी के किनारे बाउंड्री बना दी, एरिया के किनारे, और इसे हमने कह दिया कि भैया आज से ये क्या है, आज से ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है? ये एक नेशनल पार्क है, और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, यानी फ्लोरा एंड फौना, उसकी स्पीसीज को हमने कंजर्व कर लिया है बाउंड्री बना के, और अब ये गवर्नमेंट के अंडर है। और अब इस पे किसी इंसान का अधिकार नहीं है, यहाँ पर इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा एरिया है तो नेशनल पार्क बना देते हैं, थोड़ा छोटा एरिया है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देते हैं, वन्य जीव अभयारण्य बना देते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि हम उसे कितना एरिया है और कितना सेंसिटिव एरिया है, ठीक है? और वहां पर जो बायोडायवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उस हिसाब से हम बताते हैं कि वो बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, या हॉटस्पॉट बनेगा, या नेशनल पार्क बनेगा, या वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, या वो जूलॉजिकल गार्डन या बोटेनिकल गार्डन बनेगा, ठीक है? चलिए, तो जिस एरिया में वो थे, एनिमल्स और प्लांट्स, उसी एरिया के चारों ओर अगर आपने बाउंड्री बना के उन्हें कंजर्व कर लिया, उनका संरक्षण कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन सिटू। मतलब जो चीज जहां पैदा हुई है उसको वहीं पर संरक्षित कर लिया है हमने, तो वो हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। अब यहीं पर दूसरा एक आता है एक्स सिटू। यहाँ पर एक एरिया है ये, ठीक है? इस एरिया में कोई प्लांट, एनिमल, स्पीसीज पाई जाती थी, लेकिन हमने देखा कि वो जो एरिया है वो इनके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है, या वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्पीसीज नहीं है, मान लीजिए दो चार प्लांट की है, दो चार एनिमल की है। अब उनके लिए हम क्या ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, तो उनको हम क्या करते हैं, इस एरिया से उठाकर अपने एक नए एरिया में लाके क्या करते हैं, बसा देते हैं। जैसे आपका चिड़ियाघर में, ठीक है, जू में क्या होता है, कहीं से जानवर पकड़ के लाया गया और यहाँ बंद कर दिया गया, यही तो होता है। तो वो जू में पैदा नहीं हुआ है, जू में वो पेड़ उगा नहीं है, ठीक है? जू में वो पेड़ या एनिमल पैदा नहीं हुआ है, उसको लाया गया है वहां कहीं से बाहर से उठा के, वहां पे उसको कैद करके रख दिया गया है, उसको संरक्षण कर लिया गया है। तो वो क्या होगा, वो एक्सिटू हो जाएगा, यानी कि बाह्य स्थान है, जहां पर वो पौधा बना है या जो जीव है वो पैदा हुआ है, वहां से उठकर उसको किसी और जगह अगर हम कंजर्व कर लेंगे, तो वो एक्सिटू हो जाता है, ठीक है? चलिए, आगे चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि इन सिटू और एक्स सिटू के क्या क्या आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है? और कैसे कैसे हम उसको समझ सकते हैं। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण की यहाँ बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी।
दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्वस्थान्य एक बाह्यस्थान्य, यानी कि एक हम कर सकते हैं इन सिटू और एक हम क्या कर सकते हैं एक्स सिटू कर सकते हैं। अब हम पहले इन सिटू में देख लेंगे। इन सिटू में क्या होगा, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क होगा। ठीक है, कैसे, एक सेक्रेट लेक या सेक्रेट फॉरेस्ट, आपका बायोलॉजिकल निश और आपका राष्ट्रीय आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वन्य जीव अभयारण्य, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान आपका हो गया नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इन सिटू कंजर्वेशन की। ठीक है, अब एक्स सिटू के एग्जाम्पल देख लो। एक्स सिटू में पवित्र पौधे और घरेलू बगीचे। ठीक है, सेक्रेट फॉरेस्ट, सेक्रेट प्लांट्स, जैसे हम तुलसी का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारे पौधे छोटे छोटे हम अपने घर में लगा लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस हमने बना दिया, तो उस इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उस पेड़ को कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में, उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं। घरेलू बगीचे हम बनाते हैं। ठीक है, बीज बैंक, सीड बैंक, यहाँ पर हम बीजों को संरक्षित करते हैं ताकि फ्यूचर में हम उस प्लांट को उगा सकें। प्राणी बगीचा यानी कि जू, जिसे हम जू कहते हैं, जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, वनस्पतिक बगीचा जिस बोटानिकल गार्डन जिसे बोलते हैं, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, ठीक है, और चिड़ियाघर। बीज बैंक, जीन बैंक में हम जीन कंजर्व करते हैं, और निम्न तापीय संरक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्न तापीय संरक्षण को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, यहाँ पे वर्ड आ गया, या निम्न तापीय संरक्षण को ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को, बीज हो या जीन हो या कोई भी चीज हो, उसको क्या करते हैं, -192 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं? कितना ठंडा, क्रायो, कितना ठंडा, -192 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में हम इनको संरक्षित कर लेते हैं। जब किसी चीज को -192 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्व किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन बोल देगा, लिक्विड नाइट्रोजन बोल देगा, लिक्विड कार्बन बोल देगा, लिक्विड CO2 या सॉलिड CO2, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें पता है कि हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में के विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। हमारे देश का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और हमारे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उन 18 में से 12 यूनेस्को के जो है बायोस्फीयर कंजर्व एरियाज में जो है वो शामिल है। हमारे इंडिया का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, याद रखेगा। नीलगिरी जो है वो कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा बाकी देख लीजिए, नंदा देवी है उत्तराखंड में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और नॉरकेक मेघालय में है, पंचमढ़ी आपका, पंचमढ़ी MP में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अचनाकमर अमरकंटक MP में है, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार में है, अगस्त मलई आपका तमिलनाडु में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और पन्ना जो है वो आपका कहाँ है, ये MP में है। ठीक है, तो ये वो 12 हैं जिसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। बाकी टोटल 18 हैं, जिसमें से 12 आपको बताए गए हैं, बाकी 6 और हैं आपके। ठीक है, 6 अभी और हैं, 6 और हैं। ठीक है, चलिए, और 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया था, और 2020 में MP में जो पन्ना नेशनल पार्क है, तो पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया था। ठीक है, देखिए, जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलते हैं कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ भी आपकी आपकी कई तरीके की होती हैं। कोरल रीफ आपकी मैं बता देती हूँ कितने तरीके की होती है। तो कोरल रीफ जो होती है वो आपकी 4 तरीके की होती है। ठीक है, एक सेकेंड, यस, थोड़ा सा स्पेस में यहाँ ढूंढ लेती हूँ। कोरल रीफ बस एक बार जान लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोरल रीफ जो है
वो आपकी यानी प्रवाल भित्ति 4 तरीके की होती है। कौन-कौन सी होती है? एक होती है आपकी एटॉल रीफ, एटॉल रीफ। अब एटॉल रीफ क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो कोरल्स होते हैं, वो ऐसे रिंग के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे रिंग के फॉर्म में मतलब जमा होते-होते एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है? और ये प्रोटेक्टेड लैगून क्रिएट करते हैं, ठीक है? प्रोटेक्टेड लैगून्स को क्रिएट करते हैं। लैगून आपको पता है ना? लैगून लैगून जब कोई नदी ऐसे जा रही होती है, ठीक है? तो वो ऐसे कर्व्स बनाती है ना, नदी ऐसे-ऐसे जा रही होती है मान लीजिए, ये ऐसे-ऐसे नदी जा रही है। तो किसी वजह से क्या होता है कि ये जो है, ये यहाँ से जब ये आपका जो कर्व है ज़्यादा पास आने लगता है, तो ये हिस्सा कट के अलग हो जाता है। इस तरीके से ये कट के अलग हो जाएगा और ये क्या बना लेगा? अलग एक लेक या कुछ बना लेगा। इसको हम लैगून बोलते हैं, ठीक है? रिंग के फॉर्म में। तो लैगून बना लेती है, प्रोटेक्टेड लैगून, ठीक है? तो इस तरीके से ये होती है एटॉल रीफ, ठीक? दूसरी होती है आपकी क्या? पैच रीफ। पैच रीफ क्या होती है? ठीक है? ये स्मॉल आइसोलेटेड रीफ होती हैं जो अ, अपने ओपन बॉटम जो आइलैंड का ओपन बॉटम होता है वहां से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है? या जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, देखिए ये समुद्र है, समुद्र का जो ये किनारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है उसे हम पैच रीफ बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है? फ्रिंजिंग देखिए यहाँ पे दिया भी होगा, बताती हूँ मैं। फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? ये जो कोस्ट लाइन होती है, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया का ये जो निचला हिस्सा है कोस्ट लाइन, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, ये गोवा हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु, ये आंध्रा हो गया, ये उड़ीसा हो गया। तो ये जो इसके किनारे पे जो कोस्ट लाइन पे जो रीफ बनेंगी, वो क्या होगी? वो फ्रिंजिंग रीफ होती है, ठीक है? कोस्ट लाइन पे बनने वाली रीफ क्या होती है? ठीक है, ये फ्रिंजिंग रीफ होती है और ये शैलो होती है। और लास्ट क्या होती है? चौथी, ये होती है बैरियर रीफ, जो कि कहाँ है? हमारी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? ये पैरेलल होती है। अब देखिए बैरियर रीफ क्या होती है? जैसे कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट मान लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये कोस्ट लाइन है, तो ये कोस्ट लाइन के पैरेलल होती है। तो कोस्ट लाइन के पैरेलल जो होती है, वो होती है क्या? बैरियर रीफ होती है, ठीक है? उसमें डीप वाइड लेगून्स होते हैं और ये बैरियर रीफ होती है। सबसे बड़ी रीफ कोरल रीफ कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने आपको 4 तरीके की रीफ्स बताई, 4 तरीके के कोरल रीफ्स बताई, ठीक है? तो इस तरीके से आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो सही रहेगा। और देखिए मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग रीफ की टाइप के कोरल रीफ्स हैं और लक्षद्वीप में एटॉल टाइप के कोरल रीफ्स हैं। तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में एटॉल है, जबकि अंडमान निकोबार और गल्फ ऑफ मन्नार और कच्छ की खाड़ी में जो गुजरात में है, वहां पर फ्रिंजिंग टाइप के रीफ है। फ्रिंजिंग कौन से? जो कि कोस्ट लाइन के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने, थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर लेंगे सो दैट आपको क्वेश्चन आराम से दिखे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा आइडिया है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसकी जैसे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं? तो कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। देखिए बायोडायवर्सिटी को अगर कंजर्व करना है तो ये चारों ही चीजों से हम कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि महत्वपूर्ण रणनीति, महत्वपूर्ण कौन सी होगी? जिसके अंतर्गत हम बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को यानी फ्लोरा और फौना को कंजर्व कर सकें। तो ज्यादा क्या आप बोटेनिकल गार्डन में बहुत ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, एक लिमिटेड नंबर तक ही हम जो प्लांट की स्पीसीज है उनको कंजर्व कर सकते हैं। नेशनल पार्क में भी लिमिटेड होता है, जंगली जंतु यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी लिमिटेड होता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व ज्यादा एकोमोडेट कर सकता है, ज्यादा समा अपने अंदर समा सकता है फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय यानी इन सिटू पद्धति नहीं है? तो इन सिटू बताना है। तो इन सिटू एक्स सिटू आपको याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व भी एक इन सिटू है, नेशनल पार्क इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सिटू है, क्योंकि इन तीनों में ही जहां पर
फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज है उसको वहीं पर बाउंड्री बना के कंजर्व कर देते हैं, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन है उसमें हम एक जगह से प्लांट्स को उठा के लाते हैं और दूसरी जगह उसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स सीटू हो जाएगा, बाकी सब इन सीटू है। आगे बढ़ेंगे हम। ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बट आपको उसको समझ के पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको नोट्स की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। आपको सब हर टॉपिक के नोट्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये सारे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे ही आपको मिलेंगे हैंड रिटन फॉर्म में, हिंदी में मिलेंगे, और हिस्ट्री में आपका एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस मॉडर्न तीनों मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में, टू द पॉइंट, केवल एग्जाम ओरिएंटेड, वन डे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ये होंगे और बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके साथ शेयर करूं, आपको पढ़ाऊं, आपको समझाऊं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, जो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसका कहाँ करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, जीन पूल, या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि इन सिटू, एक्स सिटू या जीन पूल, इनमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा। जीन पूल समझ के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, जीन पूल समझ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में, देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आ गया, यानी कि नेशनल पार्क आ गया। ठीक है, कह रहा है कि नेशनल पार्क में जो हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, तो नेशनल पार्क किसका एग्जाम्पल है, इन सीटू का एग्जाम्पल है ना। तो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी और जीन पूल देख के यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात हो रही है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, नहीं है बताना है, यानी कि इन सीटू का उदाहरण नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड सेक्रेड फॉरेस्ट, देखिए ये तीनों हैं। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन आपका एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, ना कि इन सीटू का। ठीक है, इन सीटू का नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है। देखिए मैंने कहा था ना आ जाएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था -192 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये टेम्परेचर भी याद रखिए, अगली बार ये टेम्परेचर भी पूछ सकता है, पर लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो किस गैस का यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है, कि मतलब आप बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करें, प्लस आपका जो मानव जीवन है, ठीक है, जो परंपरागत, ठीक है, मानव जीवन है, ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है, वो भी इस्टेब्लिश हो पाए। तो देखिए नेशनल पार्क में तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, वनस्पतिक उद्यान में आप क्या ही कर लेंगे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी इतना ब्रॉड एरिया नहीं है। तो जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत ब्रॉड एरिया है, और बायोस्फीयर रिजर्व में भी देखिए 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये एक होता है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन जो होता है बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है, यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, कोई इंसान यहाँ जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक होता है आपका ये बफर जोन, अभी इसके क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। बीच वाला होता है बफर जोन। बफर जोन में आपके क्या होता है, आपका जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे कि आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, या एजुकेशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और जो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, एक होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में है, इसमें आप जो है चरवाहे जा सकते हैं अपने पशु चराने के लिए, टूरिज्म भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है उसको भी बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है,
बायोस्फीयर रिजर्व एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन के लिए है? तो ये क्या घास के स्थल को कंजर्व करने के लिए है, कृषि उत्पादन को कंजर्व करने के लिए है, वायुमंडलीय संतुलन के लिए है? नहीं, ये आनुवांशिक भिन्नता को कंजर्व करने के लिए, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब आप कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आप कह रही हैं बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, ये तो फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए बनाए गए। तो यस, फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी स्पीसीज होंगी, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो वो भी तो कंजर्व होगी। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? प्रवाल विरंजन मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमने कोरल रीफ्स पढ़ी, कोरल रीफ्स क्या है, किसका? कोरल्स प्लस एल्गी का एक एल्गी का एसोसिएशन है। ठीक है, अब क्या होता है, कोरल का खुद का कोई कलर नहीं होता, ये एल्गी ही इससे अपना कलर देती है। लेकिन जो हमारा बहुत सारा सागर में तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जो प्रदूषण भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एल्गी जो है वो खत्म हो रहा है। अब जब एल्गी खत्म हो जाएंगे, कोई कोरल्स को जो कलर मिल रहा था वो तो खत्म हो जाएगा। तो कोरल्स क्या हो जाएंगे, कोरल्स की क्या हो जाएगी, ये रंगहीन हो जाएंगे। रंगहीन होना मतलब क्या हो जाएगा, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी ब्लीचिंग हो जाएगी, इनकी ब्लीचिंग हो जाएगी, ब्लीच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लीच कर जाएंगे, राइट, इनकी ब्लीचिंग हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि ब्लीचिंग यानी जो विरंजन है, ब्लीचिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से एल्गी खत्म हो रहे हैं, शैवाल मर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरल जो है वो रंगहीन होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो वैश्विक ऊष्मन, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर, देखिए प्रदूषण भी एक कारण है, लेकिन हमने प्राइमरी फैक्टर पूछा है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर को देंगे। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर हम टेम्परेचर को देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? तो हमने पढ़ा था कि अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर किस टाइप की है, यहाँ पर आपकी फ्रिंजिंग रीफ है ना, हमने पढ़ा था। फ्रिंजिंग कौन सी होती है, जो कोस्ट लाइन के अलोंग होती हैं, इस तरीके से यहाँ यहाँ पे है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ है। जबकि आपकी जो अंडमान निकोबार में नहीं, आपकी कहाँ बची, अम, बचा है आपका एक, एक कोई और जगह थी, मुझे भी देखिए अभी पढ़ा था हमने, याद नहीं आ रहा है हम लोगों को। आ, हाँ, लक्षद्वीप में, अम, लक्षद्वीप में आपका जो है वो एटॉल टाइप की रीफ है। ठीक, लक्षद्वीप में एटॉल टाइप की, खैर, तो हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, यहाँ तो है, यहाँ पे कोरल रीफ है। लेकिन सुंदरवन में तो मैनग्रोव्स हैं भाई, सुंदरवन में तो मैनग्रोव्स है, सुंदरवन में रीफ, कोरल रीफ्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 1 2 3 होगा, 4 आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 होगा, 4 आपका करेक्ट नहीं होगा। चलिए, तो ये सब टॉपिक भी हमारा फिनिश होता है आज, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सब टॉपिक, जो कि है जैव विविधता के उपयोग, यानी कि क्या हो गया, यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम अभी कवर करेंगे। अगर ये छोटा होगा तो इसके आगे एक और कर लेंगे, अगर ज्यादा बड़ा होगा तो फिर हम यहीं से स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, अबाउट, अबाउट मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि लॉस के क्या कारण है, तीसरा हमने पढ़ा कैसे हम इसे कंजर्व कर लेंगे। अच्छा ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या होता है, हमने पढ़ लिया लॉस किस लिए होता है, हमने पढ़ लिया चलो लॉस को बचाया कैसे जाए। अब हम इतना सब कुछ बायोडाइवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हमको क्या दे रही है, भाई हम उसको बचा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, नेशनल पार्क बना रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, इतना कुछ आपका वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं, तो हमें वो क्या दे रही है। ठीक है, तो उसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, बायोडाइवर्सिटी का हमारी लाइफ में क्या यूज है, वो हमें क्या दे रही है, तो वो हम देखेंगे इस सब टॉपिक में, राइट। देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी है वो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन की रोकथाम यानी मृदा अपरदन को रोकती है, अपशिष्ट का पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करती है वेस्ट मटेरियल का, और सस्य परागण करती है, सस्य परागण। ठीक है, सस्य परागण जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये सब करती है। तो इसके बाद बाकी के उपयोग हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, हमें अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ मिलता है,
आप देखने चलेंगे तो लगभग हर चीज हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलती है, कहीं ना कहीं उसको ही हम मॉडिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज में और अपने यूज में लाते हैं। भाई आप कहते हैं कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन के प्लांट से आती है। कॉटन का प्लांट तो हमारा एक फ्लोरा है, एक प्लांट है, हमारे इन्वायरमेंट में है। आप कहेंगे कि डाई, नेचुरल डाई हमें प्लांट से मिलती है, एनिमल से मिलती है, एल्गी से मिलती है, फंगस से मिलती है, दवाइयाँ, कुछ भी आप उठाकर देखेंगे ना, हर चीज का ओरिजिन हमारे इन्वायरमेंट से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे भोजन। तो भोजन में हम उन्नत किस्में, जैसे नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें उगाते हैं। दवा और औषधि में आपकी कुनैन, टैक्सोल, बोटेनोकेमिकल्स एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? एक तरीके की एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है, हम इसको यूज करते हैं। कुनैन, कुनैन किससे मिलता है? कुनैन सिनकोना के पेड़ से मिलता है, सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनकोना ऑफिसिनेल के पेड़ से मिलता है कुनैन। कुनैन की गोली हम रखते हैं ना। टैक्सोल मिलता है, एंटी कैंसरस ड्रग है टैक्सोल। टैक्सोल एक एंटी कैंसरस ड्रग है। क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है। किससे मिलती है? ये मिलती है टेक्सस बकाटा के पेड़ से। टेक्सस बकाटा के पेड़ से मिलती है टैक्सोल और बोटेनोकेमिकल्स। ठीक है, उसके अलावा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है, बिल्कुल। पारितंत्र सेवाएं देता है, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन को कम करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल करता है, और सस्य परागण यानी कि क्रॉप पॉलिनेशन और क्लाइमेट कंट्रोल। कल्चरल बेनिफिट हमें क्या है कि हमारा रिलीजियस बिलीफ इंक्रीज होता है और हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है, जब हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ इतना फॉरेस्ट कवर है, या इतना बायोडाइवर्सिटी है, या इतने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है कि हमने इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है। और सौंदर्य परक लाभ भी होते हैं, जैसे टूरिज्म हम करते हैं भाई, नेचुरल ब्यूटी को देखने जानते हैं, जानवरों को पालते हैं, साहित्य रचना करते हैं, ठीक है, इस इन्वायरमेंट पे ही कितनी किताबें लिखी गई हैं, साहित्य भी हमारा इन लिटरेचर जो है वो रिच हो रहा है। तो ये सब कुछ सर्विसेज हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप नजर उठा के देखेंगे तो हर चीज हमारे इन्वायरमेंट से रिलेट करती है। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो हमें बताना है कि किस, क्या क्या रीजन है जिसके लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में। यस, तो मृदा निर्माण करती है, सॉइल फॉर्मेशन करती है, मृदा अपरदन की रोकथाम भी करती है, ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी करती है और सस्य परागण भी करती है। तो ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, ये चारों ही आपके होंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो चलिए एक ही क्वेश्चन था, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बता दी, हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आपको मेंस देना हो या कोई रिटन एग्जाम देना हो, उसके लिए आप वो चार्ट बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और उस चार्ट के थ्रू आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बातें बता सकते हैं, राइट। चलिए, और देखिए लिख आप टिक तो कर देंगे क्वेश्चन को, आप कहेंगे कि इतना एक क्वेश्चन कराने के लिए इतना क्यों पढ़ाया आपने, क्यों आपने 5 मिनट की वेस्ट किए। देखिए अगर आपको आंसर लिखना है ना आधे पन्ने का, तो आपको 2 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 2 पेज नहीं पढ़ेंगे तो आप आधे पेज का आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इतनी मेमोरी किसी की शार्प नहीं होती, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना कुछ आपके दिमाग में होता है। जब आप 2 पेज उस बारे में पढ़ के जाएंगे तब जाके आप कहीं 10 लाइनें लिख पाएंगे, आधा पेज भर पाएंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? IUCN। IUCN का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेंगे। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन, कहाँ गया, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। देखिए आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन एक संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब कैसे हम अपने इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करें और कैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज करें,
सस्टेनेबल यूज आपको आई होप पता होगा अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस का ये अंग नहीं है। इससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए आईयूसीएन क्या करती है, ये जो है एक रेड डेटा बुक निकालती है। ठीक है, रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा बुक को निकालती है। रेड डेटा बुक बेसिकली क्या है, रेड डेटा बुक में आपका जितने भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड क्या, जो विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु की जातियों की सूचियां बनाई जाती हैं। ठीक है, एक बुक है रेड डेटा बुक। ठीक है, इसमें लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो फ्यूचर में बिल्कुल अब गायब होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, बहुत संकट में है। अगर हमने उनको नहीं बचाया तो आगे चल के हमारी अगली जनरेशन नहीं जान पाएगी कि इस तरह का कोई एनिमल या प्लांट एग्जिस्ट करता भी था पास्ट में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिल्लियां, अभी देखिए आप देखते होंगे हर गली में आपको डॉग्स मिल जाते हैं, डॉग मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि डॉग किसी वजह से गायब होने लगा, ठीक है, खत्म होने लगा। मान लो इंसान को डॉग अच्छा लगने लगा, वो डॉग को खाने लगा, खाते ही हैं मेघालय वगैरह में डॉग को, शिलोंग वगैरह में डॉग को खाते हैं मार के। ठीक है, खैर, तो उससे हमें नहीं जाना है उस पे, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी खाने की चॉइस है। तो मान लीजिए, और इतने सारे डॉग हैं भाई, करा भी क्या जाएगा। मान लीजिए किसी वजह से डॉग कम होने लगे, इतने कम हो गए कि अब पूरी इंडिया में मान लीजिए या पूरे वर्ल्ड में केवल 100 डॉग्स बचे। ठीक है, तो अब क्या होगा, डॉग इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम डॉग को बचाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाएंगे। ठीक है, डॉग को कंजर्व करेंगे। तो इस तरीके से यही किया जाता है, इसमें इसमें लिस्ट बनाई जाती है और फिर उस पर काम किया जाता है कि उसको कैसे हम कंजर्व करें। ठीक है, चलिए, और आईयूसीएन, अब आप कहेंगे कि कोई भी हम कैसे आप बता देंगे कि कितना पॉपुलेशन है या कितना एनिमल है, जिससे आप बता देंगे कि वो एक्सटिंक्ट है या नहीं। देखिए, किसी भी प्रजाति को कब एक्सटिंक्ट माना जाता है आईयूसीएन के हिसाब से, जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। ठीक है, अगर कोई एक स्पीसीज है प्लांट की, एनिमल की, वो अपने नेचुरल हैबिटाट में 50 वर्ष से नहीं देखी गई है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए आईयूसीएन जो लिस्ट बनाते हैं हम, उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट है कि जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान और उनका अभिलेखन करना, एंड जैव विविधता के ह्रास की लिखित सूची का निर्माण करना। तो ये सारे ही फैक्टर्स क्या है, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करते हैं, जो आम जनता है उसको भी एजुकेट करते हैं। ठीक है, कि आप जो है अपने आसपास बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। ठीक है, सब लोग मिलकर कंजर्व करें। जून 2012 में आईयूसीएन वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त, एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस सूची में सोन चिरैया, यह महान भारतीय सारंग, सोन चिरैया को ही महान भारतीय सारंग यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, सारंग या सोन चिरैया, साइबेरियन क्रेन और सलेटी टिटहरी यानी कि सोशिएबल लैपविंग, इनको अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। इन तीनों के नाम याद रखेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन और सलेटी टिटहरी, सोशिएबल लैपविंग, इनको अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। जबकि जो कस्तूरी हिरन है, ठीक है, जो आपका क्या है, कस्तूरी हिरन है, उसको किस में रखा गया है, कस्तूरी हिरन को, मस्क डियर जिसे हम बोलते हैं, मस्क डियर को, और एशियाई एशियाई वाइल्ड एस। ठीक है, एशियाई वाइल्ड एस, एशिया का वो जो वाइल्ड एश है, वाइल्ड एस, वो आपका किसमें, संकट के नजदीक, नियर थ्रेटन श्रेणी में है। जबकि जो रेड पांडा है उसको एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कावेरी नदी में क्या है, महाशीर मछली। ठीक है, महाशीर को हम कहते हैं टोर, ब्यूटी, टोरा। देखिए, ये एक स्पीसीज है और इसकी जो दो प्रजातियां हैं, नीले मीन पंख वाली और नारंगी मीन पंख वाली, ठीक है, ये पाई जाती है। और जो महाशीर मछली है ये एमपी की स्टेट फिश है। ठीक है,
और मोरचाप चित्तीदार बिल्ली, ठीक है। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली बिल्ली किसे कहते हैं? ये जो स्पॉटेड कैट है, ठीक है, स्पॉटेड कैट है। भारत के अधिकांश भागों और श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। 2016 में IUCN की रेड लिस्ट में ये बिल्ली शामिल हो गई। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों और दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया के देशों में इरावदी डॉल्फिन होती है, वो देखी गई थी और 2017 में इसको रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन रेड डेटा लिस्ट में शामिल है। आपको अगर 4 ऑप्शन दे दो तो उसमें से आप एलिमिनेट करके बता पाए कि इनमें से कौन रेड डेटा लिस्ट में शामिल है और कौन रेड डेटा लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे हम आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा फुल फॉर्म है IUCN का, इसको रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात के संकटापन्न स्पीसीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, जिसे क्या साइट्स ने पब्लिश किया, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, ठीक है। तो साइट्स के बारे में आपको बताना है। आई होप ये शायद करंट का क्वेश्चन होगा बट स्टिल हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। देखिए आगे का हमें पढ़ना ही नहीं है। IUCN कह रहा है यूएन का एक अंग है, जबकि अभी हमने नोट से पढ़ा कि IUCN यूएन का अंग नहीं है। यूएन के छह पार्ट हैं, 6 सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डिपार्टमेंट है, ऐसे करके 6 पार्ट हैं, लेकिन उनमें IUCN उसका अंग नहीं है। तो ये तो यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो यहाँ से सीधे से गलत हो गया। दूसरा है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, बिल्कुल बहुत सारी परियोजनाएं चलाता है IUCN, ये बात सही है। और साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, बिल्कुल। जो ये साइट्स है आपका, ये लीगली बाइंडिंग स्टेट, ये बिल्कुल भी लीगली बाइंड है स्टेट से, और कि जो जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है, जिन्होंने इस साइट्स को ज्वाइन कर लिया है वो लीगली इससे जुड़ गए हैं। लेकिन ये आपका जो नेशनल लॉज है उसमें साइट्स कहीं भी हमारा इसके बारे में बात नहीं हुई है कि हमारे IPC या CRPC या कहीं किसी लॉ में, फॉर्मल लॉ में इसका जिक्र हुआ हो, इसकी बात हुई हो, तो ऐसा नहीं। ये हमारे ऐसा कोई नेशनल लॉ नहीं है कि सबको शामिल होना या ऐसा कुछ है सबके यहाँ का नेशनल लॉ। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने ये एक अपना बनाया है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जिसको शामिल होना है कंजर्वेशन के लिए वो शामिल हो जाए, और जो शामिल हो जाएगा वो एक तरीके से लीगली इससे जुड़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 और 3 सही होगा आपका, और एक तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ही हम एलिमिनेट कर सकते थे कि एक एक है 3 ऑप्शन में, 2 और 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। तो रेड डेटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है हमें ये बताना है, ठीक है। जीव विविधता के प्रखर स्थल यानी हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशुओं की जातियों की सूची नहीं, कहाँ ये इसमें किया जाएगा भाई, ये क्यों करेंगे? हम तो इसमें जो संकटग्रस्त पौधे पशु हैं उनकी उनको सम्मिलित करते हैं। तो यह संकटग्रस्त पौधों और पशु की जातियों की सूची, यस ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है कि विभिन्न देशों में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। केवल संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची को हम सम्मिलित करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। तो कौन सा संगठन निकालता है? IUCN इस लिस्ट को निकालता है, तो IUCN इससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अगेन IUCN इसको निकालता है और IUCN ही इसको पब्लिश करता है, और IUCN की स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है, 1964 में। नेक्स्ट है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है? तो ये सूचीबद्धता किसमें होती है? जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, हमने भी पढ़ा कि जो संकटग्रस्त या एक्सटिंक्ट होने वाली है वो रेड डेटा बुक में रखी जाती हैं,
ठीक है, रेड डेटा बुक में इनको रखा जाता है। राइट, रेड डेटा बुक में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षरोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो हमें पता है कि विलुप्त और संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है हमारी रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। किसके आंकड़े सम्मिलित हैं? ठीक है, विदेशी प्रजातियों के, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की, या सभी पौधे और जानवरों के? नहीं, जो लुप्त प्राय हैं, जो संकट में हैं, जो गायब होने वाली हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनके बारे में जानकारी सम्मिलित है। ठीक है, आंकड़े जो हैं, डेटा उनके बारे में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है हिंदी में। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप, कौन से ग्रुप में सारे जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स या की स्पीसीज इसमें है। तो महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बिल्कुल ये है। कस्तूरी मृग भी है, रेड पांडा भी है, और एशियाटिक वाइल्ड एस भी है। अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे। दूसरा है ऑप्शन कश्मीरी महामृग, नहीं। चीतल, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। नीलगाय, ये तो नहीं होगा। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, अनूप मृग, रीसस बंदर। देखिए सारा स्क्रीन है लेकिन ये तीनों तो नहीं है। सिंह पुच्छी मेकाल, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि इसके चारों हमने पढ़े हैं अपने नोट्स में। महान भारतीय सारंग यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और आपका कस्तूरी मृग जिसे हम मस्क डियर कहते हैं, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस, ये सारे आपके किसमें? एंडेंजर्ड में सम्मिलित हैं। राइट, देखिए थोड़ा सा ये जो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है ना, ये लेंदी टॉपिक है। ठीक है, लेंदी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन भी इससे कितने आए हैं, तो ये टॉपिक मुझे लगता है शायद फिर 3 वीडियो में जाएगा क्योंकि आज भी ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। राइट, तो चलिए, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? तो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो बिल्कुल बहुत संकटापन्न पक्षी है। ठीक है, बाकी का हमने नाम नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है, किस प्रजाति को विलुप्त तो माना जा सकता है, जब किसी प्रजाति को विलुप्त तो माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो पिछले 50 वर्ष से अगर नहीं देखी गई है तो वो एक्सटिंक्ट मानी जाएगी IUCN की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। राइट, हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, नीले मीन पक्ष वाली महाशीर, बिल्कुल नीले मीन पक्ष वाली महाशीर जो है वो आपकी कावेरी में हमने पढ़ा। नीले भी और एक नारंगी, ये दोनों ही कावेरी नदी में पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी, देखिए इरावदी डॉल्फिन तो साउथ ईस्ट एशिया में आपकी मिलेगी। ठीक है, और चंबल नदी में आपकी कौन सी होती है? गैंगेटिक डॉल्फिन होती है। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, ना कि इरावदी। तो ये तो गलत हो जाएगा, 2 तो गलत हो जाएगा। मोरचाव रस्टी चित्तीदार, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट की बिल्ली है। तो यस, ये ईस्टर्न घाट की एक बिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका नहीं सही होगा। यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि 2 अगर आपको पता है कि इरावदी डॉल्फिन नहीं होती है, चंबल में गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, तो आप ये आराम से कर सकते थे। राइट, इस क्वेश्चन को आराम से टैकल किया जा सकता था। ओके, तो अभी हमारे इसमें हमने 6 सब टॉपिक कर लिए हैं और अभी इस टॉपिक में आपके टॉपिक्स अभी आपके बाकी हैं। अब समझ लीजिए आप 6 सब टॉपिक्स कर चुके हैं और 5 अभी बाकी हैं। टोटल 11 सब टॉपिक्स थे और ये समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, रटने वाला हिस्ट्री की तरह नहीं है जो मैं आपको बस लाइन से एक धारा प्रवाह पढ़ाती चली जाऊं और आप बस सुनते चले जाएं कहानी की तरह। आप नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा और लाइफ टाइम समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही आप कंफ्यूज रहेंगे। राइट, तो बाकी के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे और अगले वीडियो में हमारा ये तीसरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड यस, 20 तारीख से हम 20 अगस्त से अपनी ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी स्टार्ट कर लेंगे। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें
सो दैट जब भी मैं कोई नया कंटेंट लेकर आऊँ, नया वीडियो अपलोड करूँ, तो वो आप तक पहुँच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, आपके लिए वो बेनिफिशियल प्रूफ हो। एंड यस, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियां। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लेंदी टॉपिक भी है, इसलिए इसको टाइम लग रहा है करने में, बट अगेन डेली वीडियोज आते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे, कोई छुट्टी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और आपके टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, घटना चक्र जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।